हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्जरी और फॉरेंसिक मेडिसिन का, जो कि है बर्न्स, राइट। बर्न्स ऐसा एक टॉपिक है ना जो आपको हर किसी मतलब आई गेस मेडिकल स्टूडेंट को या एमबीबीएस ग्रेजुएट को आना चाहिए। बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है बर्न्स, ठीक है ना, और कैसे मैनेज करेंगे। बेसिकली मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे क्लासीफाई करेंगे, कितना परसेंटेज है, कैसे उसका फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज बर्न्स ऐसा टॉपिक है जो, और ऐसा केस है जो आई गेस आपको पैन इंडिया कहीं भी दिख सकता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे कारण हैं बर्न्स होने के, ठीक है ना। नॉट जस्ट फैमिलियल प्रॉब्लम्स और एनीथिंग कुछ भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंटल कॉज, कोई, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, कहीं भी कुछ भी हो जाए तो एज इसको बर्न्स हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। तो बर्न्स बेसिकली है क्या? बर्न इज अ कॉग्निटिव नेक्रोसिस ऑफ अ लिविंग टिश्यू। इट्स अ क्या है ये? कॉग्निटिव नेक्रोसिस है। किसका कॉग्निटिव नेक्रोसिस है? लिविंग टिश्यू का, राइट। कोई भी लिविंग टिश्यू का अगर तुम्हारे जलने से कॉग्निटिव नेक्रोसिस हो जाए तो क्या है? दैट लीड्स टू बर्न, दैट प्रोड्यूसेस वेरियस बॉन्ड्स। ये बहुत तरीके के बॉन्ड्स प्रोड्यूस करता है। A burn is a cognitive necrosis of a living tissue that produces various bonds, ठीक है। पॉजिटिव क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या बर्न्स को कॉज करा सकती है, ठीक है ना। तो एक तो होता है क्लासिकल बर्न्स की, मतलब क्लासिकल बर्न्स किससे होगा? फायर, हीट, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा, कि बंदे जंगल में आग लग गई उससे बर्न्स हो गए, ठीक है। घर में आग लग गई उससे बर्न हो गए। हीट से बर्न्स हो सकते हैं। कॉमनली तुम अगर बहुत ही मतलब गर्मी में तुम कहीं भी, गर्मी की छुट्टियों में तुम जैसे बाहर निकलते थे, ठीक है ना, मतलब यू वर नॉट कवर्ड, तो तुम्हारी स्किन में हो सकता है हल्का हल्का बर्न्स के पैचेस दिखने लगे, ठीक है ना, वो होता है, ठीक है। फायर हो गया, हीट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे दिख सकता है। केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक केमिकल सच एज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से तुम्हारा बर्न्स हो गए, ठीक है ना, तो उनसे कारण से भी हो सकता है। स्कार्स हो सकते हैं, हॉट लिक्विड और स्टीम इंड्यूस्ड बर्न। तुमने बहुत गर्म पानी, मतलब कि दूध, उबलता दूध तो तुम्हारे हाथों पे, कहते हैं ना कि उबलता दूध छलक गया हाथ पे, और इट लीड्स टू मतलब ब्लिस्टर टाइप का बना लिया, ठीक है ना, स्कार्स बना लिए, तो वो उस तरीके के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, बिजली के झटकों वाले बर्न्स, ठीक है। उसमें अपनी, अगर तुमने फार्माकोलॉजी कह रहा हूँ, फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा होगा तो क्रेटर टाइप के बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्रेटर मार्क्स दिखने लगते हैं उधर ही। तो सबसे पहली बात की पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न्स क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है बर्न की? क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में? बेसिकली रेडिएंट लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो सेकेंडरी टू इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेडिएंट लॉस ज़्यादा होगा, बिकॉज बर्न्स हैं तो रेडिएंट लॉस ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? ये सेकेंडरी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो रहता है, राइट। हीट लॉस होगा। हीट लॉस कैसे होगा? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बर्न वाउंड फ्लूइड लॉस, ठीक है ना। बेसिकली रेडिएंट लॉस होगा, सेकेंडरी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, फिर हीट लॉस होगा ड्यू टू वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम द बर्न वाउंड और फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। हीट लॉस होगा, इवेपोरेशन थ्रू द ऑफ वाटर फ्रॉम द बर्न वाउंड और फ्लूइड लॉस, ठीक है ना। और मैसिव रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लीड्स टू वेजोडाइलेशन। तो बहुत सारे क्या होगा कि तुम्हारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे जो कि क्या कराएंगे? वेजोडाइलेशन कराएंगे, राइट। और वेजोडाइलेशन हुआ तो क्या होगा? इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? थर्ड स्पेस में फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड स्पेस लॉस हो जाएगा और एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा फ्लूइड का, जिससे क्या होगा? थर्ड स्पेस में तो हाइपोवॉल्यूमिया होगा, लेकिन बाहर की तरफ तुम देखोगे एडीमा होगा, तो बहुत ही अजीब सी स्थिति रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड के साथ साथ हाइपोवॉल्यूमिया भी आ रहा है, ठीक है ना। एडीमा के साथ हाइपोवॉल्यूमिया भी है। तो क्या क्या कैसे कैसे हुआ? रेडिएंट लॉस हुआ, हीट लॉस हुआ, ठीक है ना। हीट लॉस कैसे होगा? इवेपोरेशन कारण से होता है, जिसके कारण से मतलब तुम्हारा वाटर लॉस होगा, जिसके कारण से वो फ्लूइड लॉस में जाएगा। और क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे बहुत सारे, जिससे क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगा, जिससे क्या होगा? कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? तुम्हारे ईडीमा हो सकता है, एक्स्ट्रावेसेशन हुआ गया फ्लूइड का। और क्या हो सकता है? थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस, जिसके कारण से हो सकता है हाइपोवोलेमिया। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्यून फंक्शन, ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इम्यून फंक्शन का। हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा, जिसके कारण से फीवर हो जाएगा। कैटेकोलामाइन्स, ग्लूकागॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़ जाएंगे। क्या क्या बढ़ जाएंगे? कैटेकोलामाइन्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ग्लूकेगॉन बढ़ जाएगा, कैटेकोलामाइन्स बढ़ जाएंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करा देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़ जाएंगे, तुम्हारा हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। स्ट्रेस अल्सर्स बन सकते हैं यहाँ पे। कर्लिंग अल्सर तुमने पढ़ा होगा,
बर्न्स में कर्लिंग अल्सर्स बनते हैं, एक कशिंग अल्सर होता है, उसको पुशिंग अल्सर्स कहते हैं, ठीक है ना, कशिंग अल्सर ठीक कहते हैं, एक इसमें होता है कर्लिंग अल्सर्स होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कर्लिंग अल्सर्स कहाँ होते हैं, बर्न्स में होते हैं, राइट। और ड्यू टू डिक्रीज म्यूकोसल डिफेंसेस, ये क्यों होते हैं, क्योंकि म्यूकोसल डिफेंसेस तुम्हारे कम हो गए, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कर्लिंग अल्सर्स बन जाएंगे, राइट। कर्लिंग अल्सर जो है बन जाएंगे, क्योंकि म्यूकोसल डिफेंसेस मान ले कम हो गया तुम्हारे, तो क्या होगा, कर्लिंग अल्सर टाइप का बना लेगा। एसिड सेक्रेशन यहाँ पे नॉर्मल होता है, फिर भी म्यूकोसल डिफेंस कम होने के कारण कर्लिंग अल्सर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में एरिया ऑफ क्यूटेनियस इंजरी। जैसे तुम्हारा बर्न हो गया, उसके अराउंड कुछ एरिया बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्यूटेनियस इंजरी। 3 जोन में डिवाइडेड है, तो जोन ऑफ कोआगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस और जोन ऑफ हाइपरीमिया। सबसे पहले जोन ऑफ कोआगुलेशन कहते हैं। कोआगुलेशन के जोन पे क्या दिखेगा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस दिखेगा। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है टिश्यू और इरिवर्सिबली डैमेज। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात कि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है, मतलब कि वहाँ पे जो है उस एरिया में कोआगुलेशन हो गया, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू जो होते हैं वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएंगे। जो वहाँ के टिश्यूज़ हैं सारे, जितने भी टिश्यूज़ वहाँ पे हैं, वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद डैमेज हो गए, ठीक है ना। और उसी से क्या होगा, सेल डिस्ट्रप्शन। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, टिश्यू वहाँ के डिस्टर्ब हो गए, इरिवर्सिबली डैमेज हो गए। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, टिश्यू बिकम इरिवर्सिबली डैमेज, और उसी से क्या हुआ, सेल डिस्ट्रप्शन। तो क्या क्या हुआ, फिर से सोचो, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया, ठीक है, उस एरिया पे टिश्यू बिकम्स इरिवर्सिबली डैमेज, तो टिश्यू जो होते हैं इरिवर्सिबली डैमेज हो जाते हैं, और उससे क्या होगा, सेल डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है जोन ऑफ कोआगुलेशन में, ठीक है ना। और जोन ऑफ स्टेसिस पे फिर आते हैं। तो जोन ऑफ स्टेसिस में बेसिकली वायबल एंड नॉन वायबल टिश्यू हो जाते हैं, दोनों तरीके के टिश्यू पाएंगे। तो जोन ऑफ जो है कोएगुलेशन में डेड टिश्यू हो जाएगा, क्योंकि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो चुका है, ठीक है, इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे वाइबल और नॉन वाइबल दोनों तरीके के टिश्यूज़ मिलेंगे। दूसरा इसमें क्या होगा, मॉडरेट डिग्री ऑफ इंसल्ट होगा। यहाँ पे मॉडरेट, वहाँ पे मतलब कि सीवियर डिग्री ऑफ इंसल्ट था, या मॉडरेट डिग्री ऑफ इंसल्ट होगा। टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार स्टेसिस वाला जोन है। सेल्स जो है सर्वाइव जो करेंगी, और एक कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स तो सर्वाइव करेंगी, कुछ सेल्स जो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर जाएंगी। और इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे वैस्कुलर डैमेज हो सकता है, वेसल लीकेज हो सकता है। 2 तरह की चीज़ें और हो सकती है, वैस्कुलर डैमेज और वेसल लीकेज हो सकती है। और तीसरा एक होता है जोन ऑफ हाइपरमीनिया। तो बेसिकली जोन ऑफ हाइपरमीनिया में क्या होता है, वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है। वैसोडाइलेशन क्योंकि जान ही रहे थे कि इतने सारे हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकले, वैसोडाइलेशन करा सकता है। कंटेन्स ये वाइबल टिश्यू यहाँ पे रहेगा। हीलिंग अकर्स फ्रॉम दिस जोन। हीलिंग कहाँ से होगा, इस जोन से, जोन ऑफ हाइपरमीनिया से हीलिंग स्टार्ट होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता, जो है फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न्स। फ्लूइड कैसे रिससिटेट करोगे बर्न्स में। तो चिल्ड्रन में क्या होगा, फ्लूइड रिससिटेशन की कब रिक्वायरमेंट होगी, जब 10% TBS से ज़्यादा मतलब कि हो जाए। TBS क्या है, बेसिकली टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कितना मतलब कि बर्न्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बताऊंगा आगे, लेकिन अभी जान लो कि 10% से अगर ज़्यादा चिल्ड्रन का अगर सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया तो हमें फ्लूइड रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यही चीज़ 15% हो जाती है एडल्ट के केस में। तो इससे क्या होगा, अगर इतना तुम्हारा सरफेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके कारण से हाइपोवोलीमिया होगा, जिसके कारण से हमें फ्लूइड रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो 10% से ज़्यादा और 15% से ज़्यादा एक हमने क्राइटेरिया मान लिया अपने लिए। अभी एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में क्या क्या आइडियल साइट्स होती हैं, ठीक है, कैसे तुम फ्लूइड रिससिटेशन करोगे। तो वेन ऑफ हैंड, कोई भी एंटीक्यूबाइटल फ्योसा पे, नेक पे, ये सब पे तुम अपना वेन्स, जितने भी तुम्हारे मतलब कि वेन्स ऑफ हैंड्स हैं, एंटीक्यूबाइटल फोसा पे या नेक पे की वेन्स हैं, उन पे आप कर सकते हो, मतलब कि डाल सकते हो, कैनुला डाल के अपना तुम रिससिटेट कर सकते हो। अगर एसेसिबल ये नहीं है तो सेफनस वेन पे तुम एसेस कर सकते हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एसेस होता है उसका। प्रिफर्ड ओवर सेंट्रल लाइन इंसिशन, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लूइड ओवरलोड। ये प्रिफर्ड होता है सेंट्रल लाइन इंसिजन से। ये सारे जितने भी मेथड्स हैं ये प्रिफर होते हैं सेंट्रल लाइन इंसिजन से, क्योंकि हम लोग मॉनिटर करते हैं ताकि हम लोग फ्लूइड ज़्यादा ना दें उस बंदे को, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लूइड ओवरलोड ना कर दें। आईवी फ्लूइड रिससिटेशन क्या है, वही सेम क्राइटेरिया कि तुम्हें अगर 10% TBS से ज़्यादा है या 15% TBS से ज़्यादा है एडल्ट्स में या चिल्ड्रन में, जो कि ऊपर वाले में 10% और 15% एडल्ट्स में, तो क्या होगा, हमें हाइपोवोलीमिया होगा, उसी से क्या हमें चाहिए होगा, आईवी फ्लूइड का रिससिटेशन चाहिए होगा। फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या है, फ्लूइड ऑफ चॉइस है यहाँ पे रिंगर लैक्टेट, ठीक है ना, रिंगर लैक्टेट।
ही हम लोग प्रेफर करते हैं इन केसेस में, राइट। मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है डीएनएस एंड बर्न्स में, ठीक है। जब बच्चों में मेंटेनेंस फ्लूइड चाहिए, हमने डीएनएस चाहिए होगा, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन तुम दे दोगे। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बेसिकली है क्या, क्या होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन? अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ डीएनएस, ठीक है, डीएनएस तुम बोल देते हो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तो क्या होता क्या है डीएनएस? नॉर्मल सलाइन है बेसिकली, एनएस है, उसमें पानी में नमक घोल दो और ग्लूकोज डालने के लिए डेक्सट्रोज दे दो, ठीक है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो डीएनएस दे सकते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पर। अदर फ्लूइड कौन कौन से अदर फ्लूइड दे सकते हैं हम लोग? दे सकते हैं एनएस दे सकते हैं, हाइपरटोनिक एनएस दे सकते हैं, प्रिफर्ड इन बर्न शॉक बिकॉज ऑन्कोटिक प्रेशर इज मोर। हाइपरटोनिक एनएस तब हम लोग देते हैं जब बर्न शॉक पे चला गया पेशेंट, क्योंकि तब क्या होता है ऑन्कोटिक प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोग हाइपरटोनिक एनएस दे देते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम लोग दे सकते हैं, ह्यूमन एल्बुमिन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑन्कोटिक प्रेशर वाला जितना खेल है यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर के कारण से ये सब चीज़ें देते हैं, ठीक। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको कहते हैं पार्कलैंड फार्मूला, ठीक है। अब पार्कलैंड फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी इसे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्कलैंड फार्मूला है क्यों इतना इंपॉर्टेंट? पढ़ तो लेते हो, समझते नहीं हो, ठीक है ना, कि पार्कलैंड फार्मूला पढ़ लिया, अरे हाँ पार्कलैंड फार्मूला कुछ होता है, पढ़ लिया हमने, लेकिन समझ में नहीं आया। तो इससे बेसिकली करते क्या है, सबसे पहली बात हमने कितना फ्लूइड देना है उस बंदे को, ठीक ना। हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतना % से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या हमें फ्लूइड रिसर्सिटेशन देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना है ये किससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? पार्कलैंड फार्मूला से। और पार्कलैंड फार्मूला बेसिकली क्या है, अब ध्यान से समझना, 4 इंटू बॉडी वेट इंटू केजी इंटू परसेंटेज बर्न सरफेस एरिया। अब देखो तुमने 4 जो है मल्टीप्लाई 4 ले लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? तुम्हारी बॉडी वेट से, मतलब कि बंदे की जो भी बंदा तुम्हारे पास आता है उसके बॉडी वेट से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू क्या किया तुमने, कितना वो जला है, तो कितना जला है वो हम लोग कैलकुलेशन में आगे बताऊंगा, लेकिन कितना जला है, और इनटू वेट इंटू 4 दैट इज़ द ml इन, और ये ml में आता है इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, वो मिलीलीटर में आता है। वो 24 आवर फ्लूइड रिक्वायरमेंट ये बता देगा, ठीक। चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या करते हैं, 4 मिलीलीटर पर केजी देते हैं 0 to 10 मतलब के लिए, और प्लस 2 ml पर केजी देते हैं 10 to 20 केजी के लिए, प्लस 1 ml पर केजी देते हैं मोर देन 20 केजी के लिए। तो ये एडिशनल कुछ फ्लूइड्स हम लोग देने पड़ेंगे, ये इसके अलावा ये एडिशनल फ्लूइड हमारे चाहिए होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर 8 केजी का बच्चा आया तो ये तुमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ अगर 0 से 10 में है तो उसके अलावा एडिशनल फ्लूइड 4 ml उस पर जोड़ देंगे। यही चीज़ अगर वो बच्चा 10 से 20 साल का है तो 10 साल का कंप्लीट हो गया, तो 10 साल का कंप्लीट हो गया तो 4 तो देना ही देना है, और उसके साथ 2 और जोड़ देंगे, ठीक है ना, 2 ml पर केजी और दे देंगे। जैसे 4 इंटू 40 दे देंगे, 40 ml दे देंगे और ज़्यादा, और 40 में जैसे ये 10 से 20 केजी वाला है तो 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5 ऐसे करके जितना ज़्यादा होगा 10 के आगे कितना होगा तो इस हिसाब से, तो 40 प्लस मान लो 20 भी हो गया, तो 40 प्लस 20 60 हो गया, और यहीं से अगर उससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से ml का जोड़ देंगे। जैसे मान लो 25 केजी का बच्चा है, जनरली 25 केजी का बच्चा है, ठीक है ना, तो 10 पहला 10 में 40 हो गया, 40 ml हो गया, ठीक है, पर केजी के हिसाब से। दूसरे 10 में पर केजी के हिसाब से 2 है तो 40 प्लस 20 60 हो गया। अभी 25 है तो मतलब पर केजी के हिसाब से 5 ml और देना है, तो 40 प्लस 20 मतलब 60 और 65 ml का हमने और देना है, रेट ml में इसमें जोड़ देना है, ठीक। टाइम स्टार्ट्स व्हेन पेशेंट गेट बर्न, तो टाइम कब स्टार्ट होता है कि पेशेंट जब हमारा बर्न में आया। फर्स्ट डिग्री बर्न यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हम, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न का पेशेंट है तो यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे। मैक्सिमम फ्लूइड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू 50% बर्न, तो 50% बर्न के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग पहला हाफ कब देना है, जैसे तुमने मान लिया कि इतना तुमने जो है फ्लूइड रिससिटेशन कराना है, मान लो तुमने कराना है फ्लूइड रिससिटेशन 2 लीटर का, ठीक है ना। जैसे मान लो 4 लीटर का तुमने मान लो फ्लूइड रिससिटेशन कराना है, तो 2 लीटर तुमने पहले ही 8 घंटे में देना है, 2 लीटर 8 घंटे में देना है, और दूसरा जो 2 लीटर है वो 16 घंटे में देना है, ठीक है। तो पहला 2 लीटर, क्योंकि हाइपोवॉलीमिया इतना सीवियर हो जाता है बर्न्स के पेशेंट में, अगर ज़्यादा मतलब कि 50% बर्न्स का पेशेंट आ गया है, हाइपोवॉलीमिया इतना सीवियर है कि तुम्हें तुरंत फ्लूइड देना है। तो जितना तुम 2 लीटर दोगे वो पहले 8 घंटे में दोगे, और दूसरा अगर एक दिन का मैं क्राइटेरिया ले रहा हूँ, ठीक है ना, और दूसरा जो हाफ है वो 16 घंटे के अंदर दोगे, ठीक है ना। सेकेंड डे जो होता है फ्लूइड रिक्वायरमेंट
40 से 60%, अगर पहला दिन निकल गया मान लो, लेकिन जो दूसरा दिन आने वाला है वो 40 से 60% का, मतलब कि पहले दिन का, जैसे मान लो 4 लीटर तुमने पहले दिन दे दिया, तो अभी 40 से 60%, मतलब 2 से 3 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 2.2 टू 2.5 लीटर तुम्हें दूसरे दिन देना है। तो उसका 40 से 60%, 4 लीटर का 40 से 60% तुम्हें देना है ऑन द फर्स्ट डे 25, ठीक है ना। सेकेंड डे देना है, ठीक। अब देखते हैं इसके बर्न्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। तो ये जान लो कि क्या क्या होता है इसमें। तो हम लोग बात कर रहे थे बर्न्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बर्न्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग 4 तरीके में डिवाइड करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और जान लो कि फ्लूइड कैलकुलेशन जो होता है अंटिल नेक्स्ट आवर के लिए कितना करते हैं। तो कोलॉइड हमने देना है 0.5 ml ऑफ TBSA इंटू पर वेट जो होता है, और क्रिस्टलॉइड देना है 1.5 ml TBSA वेट ऑफ kg देना है। आजकल अगर तुम मानोगे कि अगर पार्कलैंड फार्मूला का हम लोग थोड़ा सा ATLS मॉडिफाई कर दिए, तो एडल्ट्स में बेसिकली आज की डेट में वो 2 ml पर बॉडी वेट kg और इंटू TBSA होता है, लेकिन जो पहले वाला था वो 4 ml होता है। तो अगर तुम 2 ml भी याद कर सको तो याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक चीज़ देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, वो अपने हिसाब से तुम्हें देखनी पड़ेगी, ये कोई बताएगा नहीं। और अगर बच्चा है 14 साल से कम का बच्चा है और बॉडी वेट्स का अगर मान ले 30 kg से कम का है, तो हम लोग वही 3 ml पे ला देते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, बाकी तो देख लेना, बाकी नहीं तो 4 ml वाला ही माना जाता है और हर एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। ये अगर मॉडिफिकेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मत ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है, काहे कन्फ्यूज़ क्यों होना। जो अभी पूछा जाता है, अभी MBBS ग्रेजुएट हो तो MBBS ग्रेजुएट के हिसाब से पढ़ो, PG जब पढ़ना तो PG के हिसाब से पढ़ना, राइट। बाकी आते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। एपिडर्मल बर्न, प्राइमरी बर्न क्या है, प्राइमरी बर्न क्या है, बेसिकली एपिडर्मल बर्न है। एपिडर्मल बर्न क्या होता है, सन बर्न, जैसे तुम धूप में तुम निकल गए, गर्मी की धूप की, मतलब कि गर्मी के दिनों में तुम धूप में निकल गए छुट्टी में, ठीक है ना, तो वो केवल एपिडर्मिस को इफेक्ट करेगा। मान ली एपिडर्मिस को वो इफेक्ट कर दिया, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, इरिदिमा हो सकता है, इरिदिमा होगा इसमें, ठीक है। पेनफुल बर्न होगा, ठीक है, खूब पेन करेगा, ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे और हील कर जाएगा स्कारिंग के बिना। पेनफुल बर्न होता है, ब्लिस्टर नहीं बनेगा और क्या करेगा, स्कारिंग के बिना ये हील कर जाएगा, सन बर्न टाइप का ये होता है, राइट। दूसरा तरीके का बर्न कैसा होता है, दूसरे तरीके का बर्न सेकेंडरी बर्न पार्शियल थिकनेस बर्न होता है। तो क्या होता है पार्शियल थिकनेस बर्न में, एक सुपरफिशियल हो सकता है, एक डीप हो सकता है। सुपरफिशियल में क्या होगा कि पहले तो एपिडर्मिस प्लस पैपिलरी डर्मिस इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, एपिडर्मिस प्लस पैपिलरी डर्मिस इन्वॉल्व होगा, और डीप बर्न्स में एपिडर्मिस प्लस रेटिकुलर डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सुपरफिशियल में पैपिलरी डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट है, पैपिलरी से ब्लिस्टर्स, मान लो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, पेनफुल होते हैं ये, ठीक है, पेनफुल बर्न्स होंगे सुपरफिशियल वाले। ब्लांच टू टच, दबाओगे ब्लांच कर जाएंगे, ठीक है ना। हीलिंग अकर्स विदाउट स्कारिंग विद इन 7 to 14 डेज, हीलिंग हो जाएगी विदाउट स्कारिंग 7 से 14 दिनों के अंदर। अब यही डीप की मैं बात करता हूँ। डीप में क्या होता है, एपिडर्मिस एंड रेटिकुलर डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है ना, एपिडर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे, पेन नहीं होगा क्योंकि डीप बर्न है। पिन प्रिक सेंसेशन इज प्रेजेंट, पिन प्रिक अगर पिन से पिक करते हो तो हाँ तब दर्द होगा, ठीक है। पेन यहाँ पे नहीं होता डीप बर्न्स पे, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में। और मॉटेड हैविंग वाइटिश एंड पिंकिश एरिया, ये मॉटेड रहेगा, वाइटिश पिंकिश एरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। हीलिंग ऑकर्स विद स्कारिंग, यहाँ पे स्कारिंग होगी, हीलिंग के साथ साथ स्कारिंग भी यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फुल थिकनेस बर्न के बारे में। फुल थिकनेस बर्न, ठीक है, जानता हूँ थोड़ा टॉपिक बड़ा हो रहा है लेकिन समझ लो। फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है, बेसिकली स्किन और सबक्यूटेनियस फैट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, स्किन प्लस सबक्यूटेनियस फैट। स्किन के साथ सबक्यूटेनियस फैट में क्या क्या आते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस फैट, राइट। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट प्लस स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट, राइट। एक्स्ट्राविसेशन ऑफ फ्लूइड, जिसके कारण से क्या होगा, इडीमा, जो कि मैं बताया था वहाँ पे कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकले तो इडीमा हो जाएगा, राइट। ब्लैक कलर्ड लेथरी डिस्चार्ज ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लेथरी डिस्चार्ज बन जाता है, जिसका हम अपने ट्रीटमेंट करना कैसे करते हो, ट्रीटमेंट उसको इशरॉटमी कर सकते हो। इफ़ सर्कमफ्रेंशियल, अगर सर्कमफ्रेंशियल वो बन गया है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ठीक है ना, फुल थिकनेस बर्न में। और
नो पेन, नो ब्लिस्टर, नो पिन प्रिक सेंसेशन। अभी तक क्या था, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में पिन प्रिक सेंसेशन प्रेजेंट था, यहाँ पे वो भी नहीं है, पेन तो है ही नहीं, नो ब्लिस्टर और पिन प्रिक सेंसेशन है ही नहीं। हीलिंग अकर्स विद कॉन्ट्रैक्चर, यहाँ पे हीलिंग जो होती है कॉन्ट्रैक्चर के साथ होती है। और कॉन्ट्रैक्चर कैसे प्रिवेंट करोगे, एक्सीजन ऑफ बर्न वाउंड विद स्किन ग्राफ्टिंग, एक्सीजन करोगे किसका, बर्न वाउंड का, किस कैसे, स्किन ग्राफ्ट करके। 4 डिग्री बर्न में क्या है, स्किन प्लस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, उस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, स्किन, मसल, बोन, ब्रेन, ये सारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इसके साथ, स्किन के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। कॉजेज ऑफ डेथ इन बर्न, तो कॉजेज ऑफ डेथ क्या है बर्न्स में, सबसे कॉमन कॉज है एक्सफिक्सिया, वहीं पे साइड पे तुमने सूट पार्टिकल से इनहेल कर लिए और क्या हो गया, उससे एस्फिक्सिया हो गया। अर्ली डेथ कैसे होगा, कि एकदम जल्दी, मतलब कि सबसे अर्ली डेथ कैसे होगा, मान लो तुम बर्न के पास में तुम्हें प्रॉपर फ्लूइड रिससिटेशन नहीं मिला, जो कि आज की डेट में कम ही होता है, लेकिन नहीं मिला तो हाइपोवोलेमिया और शॉक पे चला गया बंदा। लेट डेथ हो सकती है सेप्सिस के कारण से। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सेप्सिस ही होता है, और मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो सुडोमोनास होता है, राइट। अब मॉनिटरिंग कैसे करोगे फ्लूइड रिससिटेशन का, मॉनिटरिंग कैसे करना है हमने फ्लूइड रिससिटेशन का, तो बेस्ट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इज यूरिन आउटपुट। तो सबसे बढ़िया क्लिनिकल इंडिकेटर कि तुम्हारा फ्लूइड जो है परफ्यूजन सही से हुआ है ये या नहीं हुआ है, तो यूरिन आउटपुट से तुम डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना, यूरिन आउटपुट से तुम डिटरमाइन कर सकते हो। मिनिमम यूरिन आउटपुट फॉर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, सबसे मिनिमम जो है यूरिन आउटपुट जो कि तुमने देखना है आफ्टर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन के बाद में मिनिमम जो होना चाहिए वो है एडल्ट में 60 मिलीलीटर पर आवर और 1 मिलीलीटर पर मिनट, हर मिनट में 1 ml का होना चाहिए, या चिल्ड्रन में 30 से 60 ml पर आवर 0.5 to 1 मिलीलीटर पर मिनट, ये होना चाहिए मिनिमम यूरिन आउटपुट। अब कैलकुलेशन ऑफ बर्न साइज तुम्हें बताया था कि मैं बताऊंगा, एक तो रूल ऑफ 9 होता है, एक पाल्मर रूल होता है, एक रूल ऑफ 9 होता है, ठीक है। रूल ऑफ 9 को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा रूल कहते हैं, वलास रूल कहते हैं। तो वलास रूल के हिसाब से सर को 9%, आर्म्स मतलब कि हाथ को 9%, इस हाथ को 9%, इसको 18%, इसको 18%, इसको 18%, लेग्स को, एंटीरियर वाले को, एंटीरियर लेग्स को और पोस्टीरियर लेग्स को 9% करके ऐसे करके डिवाइड है, 1% का पेरिनियम को जाता है, राइट। तो कितना हो गया, तो 18 18 36 36 18 36 18 बताओ, 36 18 कितना होगा, 4 54 44 44 54 हो गया, 54 9 हो गया तुम्हारा 63 63 9 63 9 तुम्हारा होगा 72 72 9 तुम्हारा 81 81 81 1 82 और 18% इसी के बैक में मान ले, ठीक है ना, 18% आ गया, 18% बैक में, तो वही चीज़ है, तो कि तुम्हारा हो गया 100% हो गया, ठीक है। ऐसे तुम कैलकुलेट करते हो, ठीक। पाल्मर रूल में अगर एक पाम सरफेस पे तो पेशेंट के पाम ले लोगे, पेशेंट का पाम लेना है, ठीक है ना, अपना पाम नहीं लगा देना है, पेशेंट का पाम लोगे, उसके जहाँ पे बर्न एरिया है उस पर रखोगे, अगर पूरा वो कवर कर रहा है तो 1% का बर्न सरफेस हो गया। तो बर्न साइज इन चिल्ड्रेन फॉर एस्टिमेशन और स्मॉलर बर्न एस्टिमेशन करने के लिए करते हैं यूज़ स्मॉलर बर्न के। एरिया ऑफ ओपन हैंड फॉर एस्टिमेटिंग स्प्लैश बर्न, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न, स्प्लैश बर्न है किसी को या मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न है, उसके कारण से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक और चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन केस ऑफ बर्न की। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या करना है हमने, तो तीसरे दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को बर्न्स के। स्टार्ट विथ ओरल फ्लूइड, पहले तो 3rd डे से हम लोग तीसरे दिनों से चालू करेंगे, पहले 2 दिन तो केवल फ्लूइड रिससिटेशन देना है, तीसरे दिन से इसको चालू करेंगे और ओरल फ्लूइड से चालू करेंगे, फोर्टिफाइड मिल्क देंगे, राइट। कैलकुलेट करना है कैलोरीज़ को, कैसे कैलोरीज देते हो, 25% किलो कैलोरी वेट प्लस 40 इंटू TBS से देते हैं, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करना है। 25 इंटू वेट प्लस 40 इंटू TBS से देना है इसमें, और चिल्ड्रन में देना है 60 किलो कैलोरी इंटू वेट प्लस 35 TBS से, ठीक है ना। तो वहाँ पे 40 TBS से होता है, यहाँ पे 35 TBS से होता है, वहाँ पे 25 kcal होता है, यहाँ पे 60 kcal होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है ये हो जाएगा, राइट। तुम्हारा जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन है, ये कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। तो ये बात रही तुम्हारे कुछ बर्न्स के बारे में। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे बोस बर्न, कॉन्ट्रैक्चर, वो सब मैं आगे बात करूँगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।